हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझाने के लिए जो लुईस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट दिया था उसको पढ़ा था हमने। ठीक है, और कौन कौन सी उस इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट की लिमिटेशंस को पढ़ा था हमने कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न थे कि इलेक्ट्रॉन जो पेयर कंसेप्ट है वो समझाने में असमर्थ रहा। ठीक है, नेक्स्ट आगे और थ्योरीज भी आई जिन्होंने कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझाया। ठीक है, तो इनको हमने कहा मॉडर्न थ्योरीज। तो अब आज मॉडर्न थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। जो लुईस का हमने सिद्धांत पढ़ा है, वो लुईस का जो सिद्धांत है वो ओनली गुणात्मक व्याख्या करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग की, कि बॉन्डिंग क्यों हो रही है। दो एटम आपस में मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं? तो वो एटम आपस में स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए बॉन्ड बना रहे हैं। तो लुईस ने काफ़ी हद तक बहुत कुछ हमें जवाब दे दिए थे, लेकिन फिर भी ये जो लुईस का जो थ्योरी थी इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट की, ये पूरी तरह से क्या थी? क्वालिटेटिव थ्योरी थी। ठीक है, लेकिन जो लुईस है वो यह नहीं समझा पाया कि जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड की एनर्जी क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है। यानी लुईस उनकी मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर पाया। गुणात्मक व्याख्या तो लुईस ने कर ली और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनका वो आंसर नहीं दे पाया कि दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो लोकलाइज्ड ही क्यों है। ठीक है, और उनकी बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड एनर्जी, उनकी ज्योमेट्री और उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में को लुईस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, क्योंकि जो लुईस का कंसेप्ट था वो बहुत पहले आ गया था, 1916 में आ गया था। देन 1927 में श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिक्स को दिया। ठीक है, जब वेव मैकेनिक्स थ्योरी आ गई थी श्रोडिंगर की, इसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो गई, क्योंकि वेव मैकेनिक्स किस पे बेस्ड था? वेव फंक्शन पे। यानी वो किसी भी सिस्टम को क्या वेव मैकेनिज्म में कोई भी सिस्टम क्या है, एक वेव फंक्शन की तरह काम करता है। और उस सिस्टम का हमें यदि वेव फंक्शन पता चल जाता है तो उस सिस्टम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। लेकिन वो वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए? एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सिस्टम को वेव मैकेनिज्म में वेव फंक्शन माना गया है, और यदि हमें एग्जैक्ट वेव फंक्शन पता होगा तो हम उस सिस्टम के बारे में सारी आपको जानकारी दे देंगे, ऐसा श्रोडिंगर ने की वेव मैकेनिक्स कह रही थी। ठीक है, यदि किसी सिस्टम का हमें कंप्लीट तरंग फलन प्राप्त करना है तो उस सिस्टम यदि बहुत सारे अवयवों से मिलके वो सिस्टम बना हुआ है, तो उन सभी सिस्टम के जो अवयव हैं उन सभी अवयवों का तरंग फलन को आपस में संयोग कर दिया जाए, तो जो टोटल हमें वेव फंक्शन मिलेगा पूरे सिस्टम का, वो उन सभी अवयवों के तरंग फलन को आपस में संयोग कर दे तो मिलेगा। और उस वेव फंक्शन के आधार पे हम उस मॉलिक्यूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तरंग फलन को जो आपस में संयोग किया उन्होंने, वेव फंक्शन यानी सिस्टम को उन्होंने क्या मान लिया? वेव फंक्शन। इन वेव फंक्शन को जब आपस में मिक्सिंग की गई इनकी, ठीक है, तो वो मिक्सिंग के लिए जो दो थ्योरी जो प्रचलित थ्योरीज हैं, आप नाम पढ़ चुके होंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत और अणुकक्षक सिद्धांत। ये दोनों जो थ्योरीज हैं उसमें सिस्टम को हमने क्या माना है? वेव फंक्शन माना है। ठीक है, और इस वेव फंक्शन में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अलग तरह से एक्सप्लेन कर रही है बॉन्डिंग को, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अलग तरह से एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, इन दोनों विधियों की मान्यताएं अलग अलग होने के कारण इनमें परमाणुओं के तरंग फलन को अलग अलग तरह से मिश्रित किया जाता है। ठीक है,
परंतु बहुत से सामान्य तंत्र, उदाहरण के लिए हम H2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, या फिर नोबल गैसेस या फिर वाटर मॉलिक्यूल, दोनों विधियों से लगभग एक जैसी सूचनाएं हमको प्राप्त होती है। दोनों ही मेथड ठीक है, लेकिन दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। अर्थात अणुओं की उत्पत्ति उदासीन परमाणुओं के संयोग से मानी जाती है। ठीक है, यदि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार कोई भी जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो किससे बन रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल के योग से क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल बन रहा है। यानी उदासीन परमाणु आपस में संयोग करते हैं और उस संयोग से क्या बन गया हमारे पास में? मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल की उत्पत्ति सीधे किससे हुई है? एटम के द्वारा हुई है। ठीक है, जबकि एमओटी क्या कहता है? एमओटी जो थ्योरी है वो ये नहीं कहती। एमओटी क्या करती है? इस एटम के ऑर्बिटल और इस एटम के ऑर्बिटल, दोनों के ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे ऑफबो नियम के अनुसार। ठीक है, तो इस आधार पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काम करती है। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल की जो उत्पत्ति है वो सीधे एटॉमिक ऑर्बिटल से नहीं होती। मॉलिक्यूल किससे बनता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के फिल करने से बनता है। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत और अणुकक्षक सिद्धांत आपस में अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि जो संयोजकता बंध सिद्धांत है वो क्या मानता है कि जो मॉलिक्यूल है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? एटम से हुई है। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि इस मॉलिक्यूल की जो उत्पत्ति हुई है ये एटम से नहीं होकर किससे हुई है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हुई है। कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब हम आफबो नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरते हैं उस आधार पे इस मॉलिक्यूल की उत्पत्ति हुई है। तो दोनों नियम अलग अलग हैं। तो ये जो दो थ्योरीज है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये किस पे बेस्ड है? श्रोडिंगर की वेव मैकेनिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, लुईस की जो थ्योरी थी वो काफ़ी हद तक ठीक थी, लेकिन लुईस के टाइम पे श्रोडिंगर की वेव मैकेनिक्स नहीं आई थी, इसलिए चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। जबकि लुईस ने काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को बताने में क्वालिटेटिवली, ठीक है, गुणात्मक रूप से सफल रहा। ठीक है, लेकिन उसका मात्रात्मक आकलन नहीं कर पाया जिसे आगे की थ्योरीज ने किया। और आगे की जो थ्योरीज आई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो श्रोडिंगर की वेव मैकेनिक्स पे बेस्ड थ्योरीज हैं। तो हम इन थ्योरीज को आगे डिस्कस करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये जो दो थ्योरीज हैं ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्डिंग को समझाने के लिए दी गई हैं। ठीक है, तो जो हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पेयर कंसेप्ट, वो क्या किसने दिया था? लुईस ने दिया था। आगे हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को।